सवाल ये उठता है कि ये नौबत कैसे पहुंची कि सत्ताधारी बीजेपी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता सरेआम एक टीवी डिबेट में हजरत पैगंबर मोहम्मद पर भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी करे। ये नौबत कैसे पहुंची कि एक दूसरा बीजेपी प्रवक्ता अपनी पार्टी सहयोगी के इन नफरती बोलों को सोशल मीडिया पर वायरल करे। ये बीजेपी ने बीते सालों में किन नेताओं को आगे बढ़ाया है? इन नेताओं की जुबान नफरती किसने बनाई है? मोदी सरकार भले ही ऐसे प्रवक्ताओं से कन्नी काट कर उनको फ्रिंज करार दे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी अगर फ्रिंज हैं तो फिर पार्टी की मानसिकता क्या कही जाएगी? दरअसल ये फ्रिंज नहीं है, ये बीजेपी के मेन स्ट्रीम है। ये मोदी जी के नए भारत को बनाने में जुटी उनकी नई बीजेपी है, जो नफरत पालती है, नफरत पोसती है, नफरत बोलती है और टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर नफरत ही परोसती है। दरअसल नूपुर शर्मा हो या नवीन जिंदल, इन सब को पता है वो फ्रिंज नहीं है, वही असली बीजेपी हैं जिसे नया भारत बनाने में मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। दरअसल ये फ्रिंज मेन स्ट्रीम हो चुका है और वो इसलिए क्योंकि इस पर कभी नकेल नहीं कसी गई। इसे खुला छोड़ दिया गया कि जाओ और जाकर सड़कों पर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करो, बाकी जो ऊंच नीच होगी उसकी चिंता मत करना, मैं हूं ना। नूपुर शर्मा को मालूम था वो इस देश के स्पेशल हिंदुत्ववादी नागरिक हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, इसलिए कानून उनका साथ देगा, उनको सुरक्षा देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या जिसे बीजेपी फ्रिंज कह रही है, क्या वो फ्रिंज ही दरअसल मेन स्ट्रीम है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इस मुद्दे पर, फ्रिंज या मेन स्ट्रीम, इस मुद्दे पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, मगर इस विवाद से दो अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ता की इस बयानबाजी पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की? पार्टी 10 दिन तक क्यों इंतजार करती रही? नूपुर का पैगंबर हजरत मोहम्मद को लेकर यह विवादित बयान 26 मई को टीवी डिबेट में सुना गया। उनके खिलाफ पार्टी 6 जून को कार्रवाई करती है, 11 दिनों के बाद। यहां तक कि 6 जून से पहले इस बयान के खिलाफ पार्टी उनके इस बयान को लेकर भर्त्सना तक नहीं करती, जबकि चारों ओर बवाल है। दूसरा अहम सवाल, क्या आज जबकि कुछ अरब मुल्क जिनके साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं, वो आज भारत से इस बयान को लेकर माफीनामे की बात कर रहे हैं, भारत से माफीनामे की बात कर रहे हैं, तो क्या अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस किरकिरी से बचा जा सकता था? नूपुर शर्मा की इस गंदी बयानबाजी के बाद मुस्लिम समाज में आवाज उठने लगी थी कि बीजेपी प्रवक्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर सरकार ऐसी किसी कार्रवाई से अब तक, यानी रविवार तक, संडे तक क्यों परहेज करती रही? पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते हुए पूछ ही लिया कि आखिर बीजेपी की गलती के लिए भारत को माफी क्यों मांगनी चाहिए? भारत माफी मांगे ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते,
तो आज हम सबका सर ऐसे नहीं झुकता जैसे कि आपकी वजह से झुक रहा है। आपको पहले तो देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से आज भारत का सर नीचे झुका है। लेकिन सरकार को अंदाजा नहीं था कि अरब देश कुछ इस कदर नाराज हो जाएंगे और बाकायदा फौरी तौर पर नाराजगी भी जाहिर करेंगे, बाकायदा भारत से माफीनामे की डिमांड करेंगे। कतर, कुवैत और ईरान भारतीय दूत को समन करेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। दोहा ने तो कहा कि हम भारत से पब्लिक अपॉलॉजी, माफीनामे की उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि भारत तुरंत हजरत पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उन टिप्पणियों की निंदा करे। सऊदी अरब भी इस विरोध में शामिल हो गया। दरअसल न अरब देश न ईरान इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते और न ही बीजेपी अपने ही प्रवक्ताओं के खिलाफ ये अनुशासनात्मक कार्रवाई करती। नूपुर शर्मा को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया और नवीन जिंदल को उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई, पार्टी सदस्यता। पहले की तरह इन बयानों को भी बड़े नेता या तो डिफेंड करते या गलती का ठीकरा माइनॉरिटीज पर ही फोड़ दिया जाता या फिर नेहरू पर। सोचिए, जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर दौरे पर थे 4 दिनों की, तो वहां की सरकार भारतीय राजदूत को बुलाकर पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करती है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि उन देशों ने बीजेपी प्रवक्ताओं की बयानबाजी को कितनी गंभीरता से लिया, क्योंकि उन्हें भी पता है बीजेपी कोई अन्य पार्टी नहीं है, बल्कि देश की सत्ताधारी पार्टी है, जिसके एकमात्र बड़े नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तमाम वो इस्लामिक देश हैं जिनके साथ मोदी सरकार के दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें रही हैं पिछले दिनों, पिछले सालों। यही नहीं, बल्कि इन देशों से भारतीय सामान के बॉयकॉट की कॉल भी शुरू हो गई। वहां के सुपरमार्केट्स ने भारतीय प्रोडक्ट्स को वहां रखना बंद कर दिया। ये पिछले हफ्ते की खबर है। जब ये सब खबरें शुरू हुई तब भारत सरकार चेती। भारत सरकार को अचानक लगा कि ये मामला तो महज इंटरनल नहीं रहा, इसमें लेने के देने पड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो सकती है, अरब मुल्कों के साथ ट्रेड पर विपरीत असर पड़ सकता है। भारत आज भी अपना 50% से ज्यादा तेल इन्हीं अरब मुल्कों से मंगाता है। वो देश जहां भारतीयों की जनसंख्या वहां की लोकल आबादी से कहीं ज्यादा है। कतर की जनसंख्या 27 लाख है, जिसमें कतरी कहे जाने वाले लोग महज 3.5 लाख है। बाकी सब एक्सपैट्रिएट्स है, जिसमें भारतीयों की जनसंख्या लगभग 7 लाख है, यानी कतरी मूल के लोगों से दोगुनी। वहां के आपने कभी इस तरह की मजहबी भेदभाव की खबरें सुनी? नहीं ना। यूएई या सऊदी अरब से सुनी, जहां लाखों भारतीय रहते हैं, जहां लोकतंत्र नहीं हो और इस्लामी शरीयत का कानून चलता हो? क्या वहां से इस भेदभाव, ऐसे बयानों की खबर सुनी आप किसी दूसरे मजहब को लेकर? इसलिए जब ये अरब देश पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता की बयानबाजी पर भारत से अपना विरोध दर्ज करते हैं, तो भारत सरकार फायर फाइटिंग मोड में आती है। आनन फानन दोनों पार्टी प्रवक्ताओं के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करती है। एक को 6 साल के लिए निष्कासित करती, दूसरे की सदस्यता रद्द कर देती है। बीजेपी को कहना पड़ता है कि वो ऐसी विचारधारा के खिलाफ है जो दूसरे धर्म को कमतर या नीचा दिखाना या उसे इंसल्ट करने में विश्वास रखती है। वो ऐसे लोगों को और ऐसे फलसफे को बर्दाश्त नहीं करती। ये बीजेपी को बयान जारी करके कहना पड़ा। आज वो सरकार देश के संविधान का हवाला देते हुए कहती है, देश में मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ये बात सही है कि हमारा संविधान, देश का संविधान धर्म जात के आधार पर किसी भेदभाव के खिलाफ है और हर नागरिक को सरकार से भी यही उम्मीद होती है कि वो
उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। मगर क्या मौजूदा सरकार उसकी उम्मीद पर खरी उतरी है? क्या बीते 8 सालों में देश में माइनॉरिटी संप्रदायों के खिलाफ डर का माहौल बढ़ा नहीं है? क्या हिंदू बहुसंख्यकवाद का डर दिखाकर माइनॉरिटी समुदाय के देश प्रेम और नागरिकता पर तमाम सवाल नहीं खड़े किए गए? जो पार्टी एक हफ्ते तक 10 दिन तक नूपुर शर्मा के बयानों पर चुप बैठी रही और उधर कानपुर में इसी मुद्दे पर उपद्रव भड़क उठते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री वहां होते हैं अपने दौरे पर, मगर पार्टी फिर भी नूपुर शर्मा का यह बयान वापस नहीं लेती और ना ही उसकी भर्त्सना करती है, तो क्या बीजेपी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय थू-थू से बचने के लिए था जो अब आया है? अब जो फायर फाइटिंग मोड में जो बीजेपी आई है और सरकार आई है, इन दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, संविधान का हवाला दिया गया है। दरअसल पार्टी को भी मालूम है कि कुछ बयान अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए ही दिए जाते हैं। नूपुर शर्मा अपने बचाव में कहती है कि चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद में जो वीडियोग्राफी के दौरान पत्थर नुमा जो एक चित्र सामने आया, जो वीडियो सामने आया, उसे हिंदू शिवलिंग मान रहे हैं, मगर कुछ लोग उसे फव्वारा बताकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे। इसी बात से खींचकर उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ वो टिप्पणी की थी जिसे अब वो वापस लेती हैं। उन्हें इस पर खेद है। अब नूपुर शर्मा के मन की बात तो वो ही जाने और उनकी पार्टी के बड़े नेता, लेकिन जब नूपुर शर्मा ने उस टीवी डिबेट में बैठकर ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया था तो उनको इस बात का भी पूरा इत्मीनान था, कॉन्फिडेंस था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें पता था ऐसी भाषा के लिए पार्टी में उनकी छवि और सुधरेगी और अपने पार्टी आकाओं से उन्हें लगातार आशीर्वाद मिलता रहेगा और वो पार्टी की सीढ़ी चढ़ती जाएंगी। नूपुर शर्मा पहले भी भड़काऊ बयान देती रही हैं। नवीन कुमार जिंदल वही शख्स है जिन्होंने मशहूर और मरहूम पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ FIR की थी, जिसे विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट तक ले गए उस लड़ाई को और वहां उन्होंने वो केस जीता भी। दरअसल जिसे फ्रिंज कहकर जिस समस्या को एक पैबंद लगे कालीन के नीचे छुपाने की कोशिश हो रही है, वो समस्या यानी नफरत परोसने की समस्या, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई कानून उन लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, यह समस्या अब शायद सरकार या प्रशासन में बैठे लोगों के हाथ से भी निकल चुकी है। यही कारण कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के बावजूद हिंदुत्ववादी आज खुलकर इन दोनों प्रवक्ताओं के समर्थन में बोल रहे हैं, नूपुर शर्मा के समर्थन में बोल रहे हैं और उल्टा सरकार और बीजेपी को लानतें भेज रहे हैं कि वो कैसे इस्लामिक देशों के दबाव में आकर उन्होंने ऐसी कार्रवाई की। हिंदुत्ववादी अब इसे बोलने की आज़ादी के संवैधानिक कसौटी पर तोल रहे हैं, मगर बोलने की आज़ादी की पहली शर्त तो होती है सद्भाव, बंधुत्व, भाईचारा, सौहार्द, शांति। बीजेपी के ये दो नेता और इनसे पहले कई नेता तो उस शर्त का बार बार उल्लंघन करते रहे हैं। 2014 के बाद से एक संप्रदाय, एक मजहब से जुड़े लोगों को लगातार निशाने पर रखा जा रहा है। उस खास मजहब को मानने वालों को कभी सरेआम लिंचिंग का शिकार बनाया गया, कभी धर्म संसद से उनके नरसंहार की थाली पीटी गई, डुग्गी पीटी गई। वो क्या फ्रिंज मानसिकता थी? कभी लिंचिंग के आरोपियों को मोदी मंत्री माला पहनाते दिखे, तो क्या वो फ्रिंज मानसिकता थी? जो रामनवमी पर सड़कों पर उत्पात करते, मस्जिदों के आगे भड़काऊ नारे लगाते भगवाधारी लोग थे, मस्जिदों पे भगवा झंडा गाड़ते भगवाधारी लोग दिखे, वो भी फ्रिंज थे क्या? जब हिंदू बहुल मानसिकता वाला राष्ट्र बनाना है तो हिंदुत्ववादी शक्तियां फ्रिंज कैसे हो सकती हैं?
वो तो सिस्टम का अभिन्न अंग कही जाएंगी। दरअसल अगर किसी दूसरी पार्टी का नेता ऐसी बयानबाजी में शामिल होता जैसी नूपुर शर्मा ने की, तो अब तक शायद वो जेल में होता, पुलिस हिरासत में होता, जैसा कि हाल फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के साथ देखने को मिला। और वो जो एक केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में सड़क पर गोली मारो सालों को के नारे लगे थे, वो क्या समाज के फ्रिंज एलिमेंट्स थे? वो तो सरकार का हिस्सा थे और हैं। और अगर सरकार का हिस्सा है तो फिर नफरत भरी फ्रिंज मानसिकता क्या मेन स्ट्रीम नहीं हो चुकी है? मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या जिसे बीजेपी फ्रिंज कह रही है, क्या वो फ्रिंज ही दरअसल मेन स्ट्रीम है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।